कैमरामैन अभिषेक के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज, पटना। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं गृह राज्य मंत्री योगेश कदम, जिनसे हम जानेंगे महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर उनकी राय। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश सर। मराठी हिंदी मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में अभी जो मराठी वर्सेस अदर लैंग्वेजेस ये जो मुद्दा उठा है, ये सिर्फ इलेक्शन सामने रख के आने वाली जो महानगर पालिका के चुनाव है वो मद्देनजर रखते हुए कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो ये मुद्दा सिर्फ जानबूझ के भड़का रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कहीं पर भी हिंदी की सख्ती नहीं की है, ये बताने के बाद भी उसके बाद भी जो भी कंसर्न जीआर था वो जीआर भी कैंसिल करने के बाद भी कुछ पार्टीज है वो जानबूझ के ये सब इश्यूज उठा रही है और इसमें से कुछ ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है कि मराठी के मुद्दे को लेकर सिर्फ हम ही मसीहा है। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है और इससे मुझे लगता है कि हमारे सरकार की भूमिका स्पष्ट है। मराठी महाराष्ट्र में बिल्कुल हमारे महत्वपूर्ण है, मराठी कंपलसरी है। अदर लैंग्वेजेस हमने कोई भी लैंग्वेज हमने कंपलसरी की नहीं है और इस भूमिका पे हम ठाम। ठीक है, क्या हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए? हम हमेशा से सीखते आए हैं, जैसे मराठी कंपलसरी है वैसे सेकंड लैंग्वेज का ऑप्शन ये इंग्लिश दिया जाता है, थर्ड लैंग्वेज में हिंदी के अलावा और 19 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से हिंदी को लेकर जो भी यहाँ पे जो भी इशू चल रहा है ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, सिर्फ ये राजनीति चल रही है। हिंदी तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज, अगर दूसरी भाषा आप सीखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से मराठी का महत्व कम होगा। मराठी का महत्व कम नहीं होना देना ये हमारी जिम्मेदारी है, जो हम बिल्कुल हमने वो जिम्मेदारी हमने उठाई है। मेरे ख्याल से सरकार की भूमिका स्पष्ट है कि मराठी का जहाँ पे महत्व है वो महत्व कम नहीं होना चाहिए, उसी के साथ में दूसरी भी भाषाएं हमने सीखनी आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमारी भूमिका ये स्पष्ट है। जी, एक मुद्दा ऐसा आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में मराठी भाषा सिखाई जाए। देखिए, जब भी केंद्र सरकार ने ये निर्णय दिया या फिर जो सुझाव दिए, उसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर बताया है जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है उसको मद्देनजर रखते हुए उस सरकार ने निर्णय लेना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज को कौन सा प्राधान्य देना है। तो यूपी की सरकार ने अगर जो डिसीजन लेगा वो यूपी सरकार लेगी। देखिए, भारत की किसी भी भाषा का अपमान करने का हमारा किसी का भी उद्देश्य नहीं है। भारत में जितनी भी भाषा बोली जाती है, भारत में 100 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं। मेरे ख्याल से किसी भी भाषा का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन आज हम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी, सिर्फ मराठी ये भाषा नहीं है, मराठी ये संस्कृति है। अगर एक भाषा एक संस्कृति बढ़ाती है, एक भाषा एक संस्कृति दिखाती है, तो मेरे ख्याल से संस्कृति ये जतन करनी चाहिए या फिर ये संस्कृति बढ़ानी, क्यों संस्कृति का बेसिकली संस्कृति जो भी महाराष्ट्र की जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो उठाने जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इसलिए मराठी कंपल्शन का जो डिसीजन है वो महाराष्ट्र में, अदर स्टेट में क्या डिसीजन लेना वो उनका सवाल है। राज ठाकरे मारपीट की भाषा कर रहे हैं, हिंदू को ही मार रहे हैं, ये सारे आरोप लग रहे हैं। देखिए, अर्थात बिल्कुल भी वायलेंस तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारी भूमिका हमने स्पष्ट रखी है, जो भी कायदा हाथ में लेगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको कहीं पे इरेगुलरिटी कहीं अगर नजर आती है, अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखता है कि मराठी का अपमान कर रहा है, आप नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाइए, उस व्यक्ति के ऊपर इस कायदे से कार्रवाई की जाएगी। अब कायदा हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। ठीक है, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अब एक हैं, मराठी व्यक्ति का इससे कितना फायदा होगा? से मराठी व्यक्ति का फायदा ये डेवलपमेंट में है, और डेवलपमेंट फिलहाल तो मुझे जो लग रहा है कि यूबीटी का तो डेवलपमेंट का कोई एजेंडा मुझे दिख नहीं रहा है। 25 साल मुंबई महानगर पालिका पे उनका महापौर था, 25 साल उनकी सत्ता थी, 25 साल उद्धव जी ने महानगर पालिका की सत्ता उन्होंने संभाली है। फिर भी 25 साल में मराठी का जो परसेंटेज है, जितनी भी संख्या मराठी बांधवों की मुंबई में है, वो पहले लगभग 40-40% के ऊपर थी, आज वो 20% से भी नीचे आ गई है। मतलब
आधे से भी ज़्यादा मुंबईकर, आधे से भी ज़्यादा मराठी व्यक्ति आज मुंबई छोड़ के चले गए हैं। तो मेरे ख्याल से मराठी व्यक्ति के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं लेके आना, मराठी व्यक्ति के लिए बांधवों के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेना। मराठी वोटर या फिर हमारे मराठी बांधव जो है मुंबई में रहने चाहिए, उनको अफोर्डेबल हाउसेस मिलने चाहिए, इसके लिए कोई भी स्टेप्स 25 साल में उद्धव जी ने उठाए नहीं। तो मेरे ख्याल से आज ये अगर उनको मराठी व्यक्ति अगर याद आती है तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो साथ में आने से मराठी का फायदा नहीं, जो 25 साल में नहीं कर पाए अगले 5 साल में वो क्या करने वाले। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स चल रहा है मराठी के मुद्दे को लेकर। या फिर आज हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज हाउसिंग मिनिस्टर के तौर पर पॉलिसी डिसीजन लेते वक्त मुंबई में स्पेशली अफोर्डेबल हाउसेस ये मराठी व्यक्तियों के लिए बनाए जाएंगे, ऐसा हमने वहाँ पे एक कोशिश चल रही है। तो मेरे ख्याल से एक प्रयास है कि मुंबई का मराठी व्यक्ति जो है मुंबई में ही रहे। इनफैक्ट जो बाहर गए हैं उनको भी फिर से हम मुंबई में वापस कैसे लेके आए, इसका भी हम प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव साइन है और हमें विश्वास है कि अगली सत्ता मुंबईकर मराठी माणूस ये हमारे शिवसेना के हाथ में ही देंगे। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो मराठी बोलने से परहेज करते हैं, नहीं बोलते हैं, उनके बारे में राज ठाकरे कुछ नहीं बोलते। राज साहब जी ने क्या बोलना है क्या नहीं बोला ये उनका डिसीजन है। लेकिन राज साहब जी के बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बाला साहब जी के बाद में या फिर जब भी बाला साहब थे तभी शिवसेना में जब भी वो साथ में थे तभी मैं तो काफ़ी यंग था, लेकिन उनका काम हमने नज़दीक से देखा है। मराठी का इम्पोर्टेंस क्या है ये मेरे ख्याल से राज साहब जी जानते हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी मराठी के मुद्दे पर उनको वो प्रश्न चिन्ह उठाना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। लेकिन मराठी के प्रति उनका प्रेम बिल्कुल है और उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। लेकिन जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है मेरे ख्याल से जो भी महानगर पालिका के चुनाव जो आ रहे हैं उसके नजर रखते हुए ये सब पॉलिटिक्स चल रहा है। ठीक है, मारपीट करने वालों पर आपकी सरकार सख्त कार्रवाई नहीं कर रही, ये आरोप लग रहे हैं, इसलिए बार बार मारपीट की घटना हो रही है। बिल्कुल आरोप का मैं खंडन करता हूं, क्योंकि जितने भी आप इंसिडेंसेस देखेंगे, जितने भी इंसिडेंट हुए हैं सभी में हमने कार्रवाई की है। एक कहीं पर भी मारपीट हुई हमने और जिसने मारपीट की उनको हमने छोड़ दिया ऐसा नहीं हुआ है। जो भी कायदे से जो भी कलम लगाने थे हम कलम हमने लगाए हैं। जितने भी व्यक्ति थे उनको हमने अरेस्ट किया है, उनके ऊपर बिल्कुल हमने कार्रवाई की है, किसी को भी हमने इसमें बख्शा नहीं है। ठीक है, एनसीपी शरद पवार के जितेंद्र आव्हाड ने सनातन धर्म पर ही टिप्पणी कर दी, सुनी आपने भी होगी। मेरे ख्याल से मेरे पिताजी ने कुछ दिनों पहले इसके ऊपर स्टेटमेंट दी थी। मैं उनसे बिल्कुल सहमति दर्शाऊंगा कि आज सनातन धर्म के बारे में ऐसा एक चित्र खड़ा करना कि सनातन धर्म ये अन्य धर्म के विरोध में है, सनातन धर्मीय जो भी महाराष्ट्र में है या फिर देश में है वो अन्य धर्मियों को वो द्वेष करते हैं, ये गलतफहमी फैलाकर खुद की पॉलिटिक्स करना ये काफ़ी सालों से कुछ लोग करते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम उनको ज़्यादा महत्व देते नहीं है। आज वो सत्ता के बाहर है तो बिल्कुल वो कुछ चीज़ों का अपोज करना ये शायद वो करेंगे, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स करना या फिर एक धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स करना मेरे ख्याल से शरद पवार जी के जितने भी अनुयायी है या फिर जितने भी उनके क्या बोलते कलीग्स है ये हमेशा से करते आ रहे, तो ये कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, आपके ही नेता संजय निरुपम ने हाउसिंग जिहाद का मुद्दा उठाया है, क्या कंप्लेंट आई, कार्रवाई होगी? अगर इशू सामने आया है तो बिल्कुल उसकी हम इंफॉर्मेशन लेंगे। अगर कोई जानबूझकर हिंदुओं के ऊपर अगर कोई अन्याय कर रहा है, हिंदू है इसलिए वहाँ पे एसआर में उनको अपात्र करना या फिर वो उस बिल्डिंग में रहने के लिए नहीं आए, ऐसी सब अरेंजमेंट करना, मेरे ख्याल से अगर ऐसी कोई चीज़ें चल रही है तो बिल्कुल उस बारे में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, योगेश कदम साहब बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल